युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 46। रेहान ने नैना को कई दफ़ा कॉल लगाया पर उसका नंबर स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर नैना गई तो गई कहाँ। उसने नैना का नंबर अमन को दिया कि ट्रैक करे वह इस वक्त कहाँ है। अमन ने एक हैकर को नैना का नंबर दे दिया कि वह ट्रैक करके बताए कि नैना इस वक्त कहाँ है। जब वह हैकर नैना का नंबर ट्रैक किया तो वह अभी भी कैफ़े का ही लोकेशन बता रहा था। जब वह हैकर अमन को बताया कि वह कैफ़े गुड लक का लोकेशन बता रहा है तो अमन ने तुरंत रेहान को कॉल कर के इन्फॉर्म कर दिया। रेहान को अमन के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि नैना का लोकेशन अभी भी कैफ़े का बता रहा है। जिस पर रेहान ने अमन को एक ही शब्द 2-3 बार पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो कि लोकेशन वही है? अमन ने भी कहा, जी सर, हैकर ने यही लोकेशन बताया है कि अभी भी लोकेशन कैफ़े गुड लक का बता रहा है। रेहान अपना कार स्पीड में चलाते हुए कैफ़े गुड लक पहुंच गया, पर जैसे उसने अपनी गाड़ी बाहर रोड पर रोका कि पुलिस मीडिया यह सब पूरा कैफ़े को सील करके रखा था। यह नज़ारा देख रेहान शॉक्ड हो गया। वह तुरंत कार में से बाहर निकला और भागते भागते जैसे आगे गया कि पुलिस वाले उसे रोकते हुए बोले, अब आपको किससे मिलना है? अगर आपकी कोई फैमिली इसके अंदर थी तो आप पुलिस स्टेशन जाइए या तो हॉस्पिटल जाइए आइडेंटिफिकेशन के लिए। उस पुलिस वाले की बात सुन रेहान तो पूरा का पूरा अंदर तक हिल चुका और नासमझी से पूछा, क्या मतलब? ये यहाँ क्या हुआ है? रेहान के सवाल पे सवाल पूछने से पुलिस वाला गुस्सा करते कहा, मैं क्या तुम्हें न्यूज़ रिपोर्टर दिखाई दे रहा हूँ? क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखा? पहले न्यूज़ देखो। रेहान घबराते हुए अपने जेब पॉकेट से मोबाइल निकाला और स्क्रीन ऑन कर लाइव न्यूज़ देखने लगा। उसे तो यकीन नहीं हो रहा जब उसने नैना को छोड़ के गया उसके बाद का यह सब हादसा हुआ है। वह सोचने लगा, मैं क्यों उसे अकेला छोड़कर गया? मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। रेहान पागल होने के कगार में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा वह आखिर कहाँ जाए, हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन। उसकी हिम्मत नहीं हो रहा। रेहान कार में आके बैठ गया पर उससे चलाया नहीं जा रहा। कार के स्टीयरिंग व्हील पर सिर रख के सोचने लगा, ये सब पूरा दिन हुआ और मुझे अब पता चल रहा है। क्या कहूँ मैं इसके घर वालों को? इधर मेंशन में काव्या दौड़ते हुए मन्नत के गले लग गई। मीरा जी भी तुरंत मन्नत के पास आके उसके माथे पर चूमने लगी। वहीं मोनिका का फेस जो अभी तक चमक उठा था अब मुरझा गया। काव्या के मुंह से मन्नत का नाम सुन युग भी मेन डोर के तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा कि मन्नत सही सलामत घर आ गई है। वे जैसे उठा उसके पैर पर रखा हुआ लैपटॉप नीचे गिर गया। उसने वह भी नहीं ध्यान दिया और तेज कदम भरते हुए मन्नत के पास जाकर उसे सीने से लगा लिया। राहुल फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ ही रहा था और जैसे उसने युग और मन्नत को एक दूसरे को हक करते देखा, उसने अपना फ़ोन कान पर से नीचे हटा लिया। युग के इस तरह से गले लगाने पर मन्नत को एक पल के लिए ठिठक गई। उसे भी यकीन करना मुश्किल हो रहा, सजा देने के बजाय ये कौन सा चमत्कार हो गया? क्या यह वही युग है? अकड़ू, अड़ेल, घमंडी, आज इसे क्या हो गया? मेरी इस गलती से तो ये मुझे मौत के घाट उतारना चाहिए इसे। युग मन्नत को इतना टाइटली हग किया था कि जैसे मन्नत की हड्डियां टूट जाए। वह आंखें बंद करके तेज तेज सांसें ले रहा था। युग का हाथ मन्नत के शरीर पर चारों तरफ घुमाए जा रहा था, कभी पीठ, कभी कमर, कभी सिर, लगातार साथ ही साथ में बोले जा रहा था, कहाँ थी तुम? पता भी है तुम्हें मैं कितना परेशान हो गया था? मैं बहुत डर गया था। युग क्या बोले जा रहा था उसे ही नहीं समझ में आ रहा। वहीं बाकी लोग उसकी यह हालत देख यकीन नहीं हो रहा कि ये वही युग है जो आन बान शान में हमेशा रहता था, पर आज वह मन्नत को गले लिपटकर अपनी तकलीफ़ें बताए जा रहा, अपना दर्द बता रहा है।
उसे देख यही एग्जाम्पल दिया जा सकता है। जैसे सच में आज युग को देख ऐसा लग रहा था कई वर्षों के बाद ये दोनों मिले हैं, या कहा जाए कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए आज मिल रहे हैं, या तो कोई नादान बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया हो और उसे आज अपनी माँ मिल गई हो। मन्नत युग की यह हरकत देख उसे अंदर से थोड़ी शर्म आने लगी कि पूरा फैमिली यहीं इकट्ठा है और यह ऐसी हरकतें किए जा रहा है। युग के इस तरह से पकड़ने से मन्नत के मुंह से आह निकल गया, क्योंकि उसके शरीर में जहां तहां चोट लगा था। मन्नत ने धीरे से युग को पुश करने की कोशिश की, पर युग के आगे उसका ताकत बच्चे का लग रहा था। युग को न छोड़ता देख मन्नत धीरे से बोली, मम्मा मुझे 430 रुपये चाहिए। मन्नत का इतना कहना कि युग की पकड़ मन्नत से ढीली हुई। वह मन्नत को खुद से थोड़ा सा दूर करके उसकी आंखों में देखने लगा, पर उसका हाथ अभी भी मन्नत के कमर पर ही था, जिस पर मन्नत ने वापस कहा, वह बाहर ऑटो रिक्शा वाला उसे देना है, 500 रुपये मांग रहा था। मैंने कम करवाते करवाते 430 तक लेकर आई। उसकी ये बात सुन युग के फेस पर हल्की सी सही पर स्माइल आ गया। युग उसके सिर को पकड़ उसके माथे पर किस कर लिया। ये देख सभी के चेहरे पर लंबी वाली स्माइल आ गया। मीरा जी अपने बेटे का ये रूप मन्नत के प्रति देख बहुत खुशी मिल रहा था। अगर किसी का चेहरा मुरझाया तो वह सिर्फ मोनिका थी। उसे यह उन दोनों का मिलन देख उसके अंदर दर्द होने लगा। वह बड़ी मुश्किल के साथ सबको दिखाने के लिए फेक पे फेक स्माइल की, उससे वह भी नहीं हो रहा था। राहुल ने कहा, ठीक है मैं रिक्शा वाले का पेमेंट कर देता हूँ। राहुल इतना बोल बाहर जाने लगा कि युग अपना वॉलेट निकाल उसमें से 500 के 2 नोट निकाला और शेरा को दिया और कहा, उस ऑटो रिक्शे वाले को दे दो, उसको कहना ये मेरे तरफ से उसके लिए टिप्स है। मन्नत तुरंत आंख दिखाते हुए बोली, पर क्यों? मैंने उसे बोल बोल कर 430 तक लाई हूँ और तुम हो कि उसे 1000 रुपये दे रहे हो, वो भी टिप्स बिल्कुल नहीं। मन्नत का इस तरह से बात करने पर काव्या मीरा जी जोर जोर से हंसने लगी। मीरा जी ने कहा, मन्नत बेटा जाने दो, 1000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। वह बेचारे ने तुम्हें सही सलामत यहाँ तक लाकर छोड़ा। मन्नत वापस बोलना स्टार्ट की, पर माँ, मन्नत को मीरा जी ने टोकते हुए कहा, बस करो बेटा, चुप हो जाओ। मीरा जी के कहने पर मन्नत तुरंत चुप हो गई, पर उसे तुरंत याद आया कि बाहर नैना रुकी है। सभी के तरफ देख बोली, 1 मिनट, मेरे साथ नैना भी है, वह बाहर ही रुकी है। जिस पर मीरा जी ने कहा, तो तुम उसे बाहर क्यों खड़ी की हो? अपने साथ अंदर लेकर आना चाहिए ना। मन्नत पीछे जाने को मुड़ी कि राहुल नैना को अपने साथ अंदर लेकर आ ही रहा था। युग अब दोनों को कपड़े और उनकी हुलिया ध्यान से देखने लगा। मन्नत के बाल पूरे तरह बिखरे हुए थे और उसके कपड़े भी पूरी तरह गंदा हो चुका था। उसके हाथ पैर पर भी चोट के स्क्रैच के निशान थे। उसके हाथ के तो साफ दिखाई दे रहा था, जहाँ तहाँ उसके कपड़े फट गया था। राहुल ने कहा, भाभी आप अभी तक कहाँ थी? मेरा मतलब कि मैं और युग कब से आपको ढूंढने की कोशिश किए, कैफ़े, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, सब जगह। और अभी तो उस कैफ़े से आसपास की सीसीटीवी फुटेज मांग के युग देख ही रहा था। यह सब सुन मन्नत अपनी नज़रें नीचे कर ली। वहीं नैना ने सभी को देख कहना स्टार्ट की कि उन दोनों के साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या देखा और कैसे वहाँ से निकले। वह सब उसने विस्तार से सबको बता दिया, जिस पर मीरा जी ने भगवान का लाख लाख शुक्रिया किया कि दोनों सही सलामत घर आ गए। नैना ने कहा, मुझे एक हेल्प चाहिए था। मीरा जी, काव्या, राहुल ने भी कहा, हाँ बोलो ना, कैसी हेल्प चाहिए? वहाँ मौजूद सभी लोग नैना की तरफ देखने लगे। सबका इस तरह से देखना, नैना अपना हाथ आगे कर हल्की स्माइल करते बोली, आप सब ऐसे मत देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप अपने ड्राइवर को कह दीजिए कि मुझे घर तक छोड़ दे। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे और पापा भी हॉस्पिटल में हैं।
पता नहीं सब कहाँ कहाँ खोज रहे होंगे, न जाने क्या क्या सोचते होंगे। जिस पर मीरा जी ने कहा, बेटा तुम तो अभी आई हो, कुछ खा लेती तो फिर ड्राइवर को कहकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़वा देते। नैना ने मीरा जी की शुक्रिया करते हुए बोली, नहीं आंटी, फिर कभी फुर्सत से आऊँगी और बहुत देर तक रुकूंगी। मीरा जी ड्राइवर को कुछ कहती कि युग शेरा को आवाज़ देकर कहा, शेरा इन्हें इनके घर सही सलामत छोड़ कर आओ। नैना को पहले से युग को थैंक्स बोलना था और आज युग उसके सामने खड़ा है। वह युग के सामने जाकर हाथ जोड़ती बोली, युग सर, मुझे आपको थैंक्स कहना है। थैंक्स का वर्ड छोड़कर मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर। वह बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गया। आपकी वजह से मेरे पापा का ऑपरेशन हो गया। नैना को ठीक से बोला नहीं जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह रुआंसी आवाज़ में बोल रही थी कि युग बोला, तुम्हें इस तरह से उदास नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारे डैड की तबीयत कैसी है? नैना अपनी आंसू पोंछते हुए बोली, अब वह बिल्कुल ठीक है, 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। मीरा जी ने आगे आकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तभी बाहर शेरा कार लेकर रेडी हो गया। नैना ने सभी के तरफ हाथ जोड़कर शुक्रिया किया और मन्नत के गले लग गई। मन्नत ने उसे कहा, संभाल कर जाना और पहुँचते ही मुझे खबर कर देना। नैना के जाने के बाद मीरा जी ने मन्नत की तरफ देख कहा, बेटा तुम जाकर अपने कमरे में फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना रेडी करवाती हूँ और हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। ये तुम्हारे हाथों पर चोट लगा है। मीरा जी बोल ही रही थी कि युग मन्नत की तरफ देख बोला, मैं डॉक्टर निहारिका को कॉल करके बुला लेता हूँ। डॉक्टर का नाम सुनते ही मन्नत ने कहा, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा ही चोट लगा है। वह कूदने के टाइम पर, यह वर्ड बोलते बोलते उसकी आवाज़ स्लो हो गई। मीरा जी ने कहा, अब जाओ तुम पहले फ्रेश हो जाओ। मन्नत जैसे जाने लगी कि उसके पीछे पीछे युग चल दिया। वही मन्नत कमरे में आई, उसे अंदाज़ा नहीं था कि युग भी उसके पीछे आ रहा है। वह तुरंत वॉशरूम में चली गई और मिरर के सामने खड़ी हो अपने आप को देखने लगी। उसे अभी भी कैफ़े वाली सीन सब याद आ रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर अभी भी डर सता रहा था। और उससे बड़ी बात यह थी, कहीं युग उसे सजा देगा तो। मन्नत यह सब सोच ही रही थी कि वह खुद के मन में कहने लगी, नहीं, अगर युग को चिल्लाना होता तो कब का चिल्ला लेता, पर उसने आज सबके सामने मुझे इस तरह से गले लगाना और उसकी बातें। मन्नत भी बेचैन होने लगी। आखिर ये सब क्या था? क्या उसे मेरी फिक्र थी? मैंने उसके चेहरे पे जो परेशानी देखी, क्या वह हकीकत था? क्या वह मेरे लिए परेशान हो रहा था? मन्नत ये सब लगातार सोचे जा रही थी। तभी उसका ध्यान अपने ऊपर गया। उसके हाथ पर चोट लगे हुए थे। जब उसने अपना कपड़ा निकाला तो उसके बैक साइड पर चोट लगा था। जब वह शावर के नीचे खड़ी हुई, शरीर पर पानी गिरा तो स्क्रैच वाले स्किन पर पानी लगते ही उसके शरीर में झंझनाहट हुआ। नैना घर पहुंच गई थी। उसे देख उत्तम जी का चेहरा खुशी से खिलखिला गया। नैना दौड़ते हुए उत्तम जी के गले लिपटकर रोने लगी। सुरेखा जी ने जब देखा, वह शक भरी नज़रों से उसे देखने लगी। पहले तो उन्होंने उसे नीचे से ऊपर तक बड़े गौर से देखा और फिर गुस्सा दिखाते हुए बोली, वैसे तुम पूरा दिन थी कहाँ? अगर तुम्हें अपने मन का ही करना है, अपने मन से ही चलना है तो हमें पहले ही बता देना चाहिए, ताकि हम तुम्हारे लिए परेशान ना हो। आखिरकार तुम रात को टाइम पर घर पहुंच आई, इसका हम लोग क्या समझे? हमें की परेशान करने का तुमने ठेका ले रखा है। सुरेखा जी की कड़वी बातें नैना के दिल पर लग रहे थे। उत्तम जी ने सुरेखा जी को आंख दिखाते हुए गुस्से से बोले, ये तू कैसी बातें कर रही है? बिना बात जाने तू कुछ बोल नहीं सकती, पता भी है तू क्या बोले जा रही है। जिस पर सुरेखा जी ने मुंह टेढ़ा करते हुए बोली,
अब और क्या जानना रह गया है? देख तो लिया ही मैंने। सुबह से अब घर आई है मैडम जी। अब उन्हें कैसे पता चला कि घर जाना है? हाँ बोलो। उत्तम जी आंख दिखाते हुए बोले। सुरेखा अब बस कर, नहीं तो तू मेरा गुस्सा देखेगी। उत्तम जी की धमकियाँ सुन सुरेखा जी तनतनाते हुए कमरे में चली गई। वहीं उत्तम जी ने नैना के कपड़े और उसके लगे चोट ध्यान से देखने लगे और पूछे, नैना बेटी ये सब क्या हुआ, किसने किया? नैना रोते हुए सब कुछ उन्हें बता दिया। सब सुनने के बाद उत्तम जी को याद आया कि रेहान को बता दूं, क्योंकि रेहान का कई दफ़ा कॉल आ चुका और मैं भी उन्हें कई बार कॉल करके पूछा था। इस वजह से उन्होंने रेहान को कॉल लगाया। रेहान पुलिस स्टेशन से निकलकर हॉस्पिटल पहुंच गया। अब उसे डेड बॉडी देखना था। उसका दिल तो नहीं मान रहा था और न चाह रहा था हॉस्पिटल जाने का। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज़ सुन रेहान अपना मोबाइल जेब पॉकेट से निकाल देखा तो उत्तम जी का कॉल था। रेहान कॉल पिक करने जा रहा था, फिर कुछ सोचकर उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसे लगा कि वह नैना के बारे में पूछने के लिए कॉल कर रहे हैं। फिर दूसरी बार कॉल आया तो रेहान इस बार कॉल पिक कर लिया। कॉल रिसीव होते ही रेहान कुछ कह पाता कि उसके पहले ही उत्तम जी बोल पड़े। रेहान सर, नैना बेटी घर आ गई है। नैना घर आ गई, ये शब्द सुन रेहान को अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा, पर उसके आंखों में खुशी चमक आ गया। रेहान खुशी से कहा, अंकल मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया और कार में बैठकर तेजी से कार चलाने लगा। इधर मेंशन में मीरा जी ने डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगवा दिया। मन्नत अभी तक फ्रेश होकर नीचे नहीं आई, जिस वजह से मीरा जी ने काव्या से कहा, काव्या बेटा जाकर देखो तो मन्नत अभी तक आई नहीं। मन्नत और युग दोनों को कहो नीचे आ जाए। काव्या सोफे पर बैठ मोबाइल में कुछ देख रही थी और मीरा जी के तरफ बिना देखे ही बोली, ओके मॉम जाती हूँ। रात 9:55 पर मन्नत फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली। उसने हल्के कपड़े पहने थे। टॉवल से बालों को झटकते हुए बाहर आई। जैसे बाहर आ रही थी कि उसकी नज़र युग पर गया, जो अभी सोफे पर बैठा था। युग इस वक्त कॉल पर पुलिस कमिश्नर से बात कर रहा था। वह नहीं बताया कि उसकी वाइफ सही सलामत घर आ गई है। युग कॉल पर बातें करते वक्त उसकी नज़र मन्नत पर ही था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। युग ने जब कॉल कट किया और सोफे से उठ खड़ा हुआ, अब जाकर मन्नत युग से डरने लगी। युग जैसे जैसे मन्नत की तरफ बढ़ रहा था, मन्नत की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी। युग उसके सामने खड़ा होते ही अपने उंगलियों से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे किया। उसको ऐसा करता देख मन्नत अपनी नज़रें नीचे झुका ली। युग अपनी उंगली से उसका चीन पकड़ ऊपर किया और उसकी आंखों में देखने लगा। यूं ही दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नहाने की वजह से उसके शरीर से आ रहे शावर जेल का खुशबू युग उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। युग ने अपने दोनों हाथों से मन्नत के चेहरे को पकड़ प्यार से बोला, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगा ना? मन्नत कुछ कह पाती कि युग अपना होंठ उसके होंठ पे रख किस करने लगा। मन्नत तो हक्की बक्की हो गई, वह पूरी तरह सुन्न हो गई। वह चाहकर भी खुद से युग को दूर नहीं कर सकी। युग धीरे धीरे उस पर हावी होते गया। उसकी नॉर्मल किस पैशनेट में बदल रहा था। मन्नत के मुलायम गुलाबी होठ युग अपने मुंह में ले पूरा रस चूसने लगा। युग के किस करने से मन्नत उसके कॉलर कस के पकड़ लिए। युग ने अपने एक हाथ से मन्नत के पीछे से गर्दन पकड़ उसे और ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगा। वह मन्नत को एक मोस्ट रोमांटिक हॉट किस कर रहा था। काव्या युग के कमरे के दरवाजे के पास आकर रुकी और बिना नॉक किए उसने दरवाज़ा खोल दी, क्योंकि दरवाज़ा पहले से आधा से कम खुला ही था। युग मन्नत के पीछे आया था
तब उसने दरवाज़ा लॉक नहीं किया, जिस वजह से काव्या ने दरवाज़ा पूरा खोल दी और जैसे उसकी नज़र सामने गई एकदम से शर्मा गई। अचानक से डोर खुला। काव्या को समझ में नहीं आ रहा कि वह लव बर्ड्स को कैसे बोले। उसने अपना हाथ मुंह पर रख दबाए, अंदर ही अंदर हंसने लगी। जल्दी से पीछे मुड़ी जाने के लिए मन्नत ने उसे देख ली। अचानक से रूम का डोर खुला, जिससे मन्नत युग से अलग होने लगी, लेकिन युग उसे और कस के पकड़ लिया और किस करने लगा। मन्नत युग के चेस्ट पर हाथ रख जोर से धक्का दी। युग उसके होठों को छोड़ दिया। मन्नत तेज तेज सांस ले रही थी। मन्नत को इतनी लंबी सांस लेता देख जो उसके होंठ गुलाबी से लाल हो गए, युग अपने अंगूठे से उसके होठों को रब करते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? मन्नत अपने ब्रेस्ट पर हाथ रख बोली, ये तुमने क्या किया? काव्या ने देख लिया, क्या सोचती होगी? युग आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए मन्नत को देखने लगा, फिर उसके गालों पर थपथपाते हुए कहा, सो वॉट? उसका प्रॉब्लम है? उसे इस तरह मैरिड कपल के कमरे में बिना नॉक किए नहीं आना चाहिए था। मन्नत अपने दोनों हाथ सिर पे लगा परेशान होते हुए बोली, शिट, काव्या क्या सोचती होगी मेरे बारे में? युग के फेस पर हल्की स्माइल आ गया, तुम्हें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम नीचे चलो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। मैं अकेली नहीं जाऊँगी, तुम भी मेरे साथ चलो। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, शर्मिंदगी आ रहा है मुझे। इतना सुन युग मन्नत के कमर को पकड़ अपने करीब कर लिया और कहा, ठीक है, फिर 5 मिनट वेट करो मेरा, मैं फ़्रेश होकर आया, साथ में नीचे चलेंगे। वहीं जब काव्या नीचे आई तो सबसे पहले अपने मॉम के तरफ देख बोली, मॉम, आप इस तरह मुझे ना शादीशुदा लोगों के कमरे में मत भेजा करें। मैंने उनका रोमांस ख़राब कर दी। जिस पर डाइनिंग टेबल पे बैठे सब उसी को देख रहे थे। राहुल क्यूरियस होते हुए पूछा, ऐसा भी क्या देख लिया तुमने? मोनिका भी जानना चाहती थी आखिर युग और मन्नत क्या ही कर रहे थे। वे अपनी उंगली से माथे पर रब करते हुए इधर उधर देखने लगी। काव्या राहुल के पास वाले चेयर पर बैठते बोली, मैंने जो देखी मुझे नहीं देखना चाहिए था। अब 2 लोग अपने कमरे में क्या करेंगे? मीरा जी ने अपनी हंसी को कंट्रोल किए हुए बोली, ठीक है, अब सब जाने दो, दोनों आ रहे हैं कि नहीं? काव्या बच्चे की तरह अपने दोनों हाथ गाल पर रख बोली, मॉम, मैंने उन्हें कुछ नहीं कही, क्योंकि वे दोनों। काव्या अपनी मॉम को कैसे कहे, इसलिए बातों को घुमाकर बोली, आते ही होंगे। वहीं युग के वॉशरूम में जाने के बाद मन्नत कमरे में इधर उधर घूमने लगी। अपने हाथ की उंगलियों के नेल्स मुंह में चबाने के साथ साथ में खुद से बड़बड़ाने लगी, आह, काव्या क्या सोचती होगी मेरे बारे में? कैसे मैं उससे नज़रें मिलाऊंगी? सब मेरी गलती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो युग को मैं रोक ना सकी। मन्नत यही सब सोच रही थी कि तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। युग बाहर आते ही मन्नत को परेशान होते देख कहा, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही हो, चलो सब इंतज़ार कर रहे हैं। युग ने मन्नत को नीचे चलने के लिए वापस कहा तो मन्नत की परेशानी और शर्म महसूस करने लगी, जो युग उसको हाव भाव देखकर अच्छे से समझ रहा था, पर वह कुछ कहा नहीं, बल्कि मन्नत का हाथ पकड़ नीचे ले जाने लगा। जब वे दोनों नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे थे, सबकी नज़र उनके तरफ ही था। उन लोगों का इस तरह से देखना मन्नत अनकंफर्टेबल हो रही थी, जो कि युग अच्छे से समझ रहा था, पर युग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह तो शान से जाकर चेयर पर बैठ गया। वहीं मन्नत अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रही थी। ना चाहते हुए भी उसकी नज़र काव्या से मिल गया और उसको हंसता देख मन्नत शर्मिंदगी महसूस करने लगी। मन्नत ने बात पलटते हुए बोली, रौनक दिखाई नहीं दे रहा? जिस पर राहुल ने कहा, हाँ, आज वो दोपहर से ही रिलेटिव के घर गया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। सभी लोग खाना खाने में मगन हो गए।
कुछ देर में सभी ने खाना खा लिया। तभी डॉक्टर निहारिका मेंशन में एंटर हुई। डॉक्टर निहारिका को देख मन्नत ने बुरा सा फेस बना लिया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि युग इतनी रात को डॉक्टर भी बुलाएगा। मीरा जी ने कहा, युग बेटा, डॉक्टर जी को कमरे में ही लेकर जाओ। युग, मन्नत और साथ में डॉक्टर निहारिका सीढ़ियों से होते हुए कमरे में चले आए। उन तीनों के जाने के बाद आज पहले ही खाना खाने में देरी होने की वजह से सभी लोग जल्दी से अपने अपने कमरे में चले गए, क्योंकि रोज़ की जल्दी खाने की सबको आदत थी। आज सभी को लेट हो गया था, सिवाय दादी को छोड़कर, क्योंकि मीरा जी ने दादी को पहले ही खाना खिलाकर मेडिसिन्स दे दिया था। कमरे में आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बेड पर लेट जाए। मन्नत ने डॉक्टर निहारिका से बोली, डॉक्टर मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगा है, सिर्फ कूदने की वजह से हाथ पैर पर लग गया है। डॉक्टर निहारिका हल्की स्माइल करते हुए बोली, पहले तो ये कुर्ती निकाल दीजिए ताकि आपको लगे चोट अच्छे से देख सकूं। ऐसा करिए, आप कपड़े चेंज कर लीजिए। मन्नत अब क्या करे, वह अंदर ही अंदर संकोच करने लगी, क्योंकि आज युग भी वहीं खड़ा था और डॉक्टर निहारिका के बाहर जाने को नहीं कहा। मन्नत मन में सोचने लगी, क्या डॉक्टर निहारिका भूल गई हैं कि युग को बाहर भेजने के लिए? मन्नत मन ही मन सोच रही थी। युग बोला, सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? डॉक्टर निहारिका ने तुम्हें कहा कपड़े उतार दो। मन्नत जो अभी अपनी सोच में थी, वह युग की बातें सुन बड़ी बड़ी आंखें कर घूरने लगी, जो बेड पर बैठी ही थी कि उठ गई, वार्डरोब के तरफ बढ़ गई। उसमें से वह शॉर्ट नाइट ड्रेस उठाई, तुरंत वॉशरूम में चली गई। जब वह वॉशरूम से बाहर निकली तो उसने जो नाइट ड्रेस पहनी थी, जो उसके केनी लेंथ तक आ रहा था, उसकी परफेक्ट बॉडी उस ड्रेस में दिखाई दे रहा था। उसकी गोरी टांग साफ साफ दिखाई दे रहा था। मन्नत बेड पे आके बैठ गई। डॉक्टर निहारिका ने मन्नत का बॉडी चेक करने लगी। डॉक्टर निहारिका ने नाइट ड्रेस नीचे सरकाने को कहा, जिस पर मन्नत को न चाहते हुए भी नाइट ड्रेस का नोट खोलना पड़ा। धीरे धीरे नीचे सरका दी। उधर रेहान कार स्पीड में चला रहा था। वह इतनी स्पीड में चला रहा था मानो किसी का एक्सीडेंट ना कर दे। आखिरकार वह जल्दी से कांदेवली उत्तम जी के घर पहुंच गया। पहुंचते ही कार में से वह हवाई जहाज की तरह बाहर निकला। जब उत्तम जी के घर पहुंचा, दरवाज़ा खोल अंदर गया। अपनी आंखों के सामने नैना को सही सलामत देख उसके जान में जान आई। आज न जाने वह क्या क्या सोच रहा था। आखिरकार उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल भरा ही था। उत्तम जी ने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया कि वह दोनों आपस में बात कर सके। रेहान नैना के ऊपर हक जताते हुए थोड़ा गुस्सा भी करने लगा और उसे फटकार भी लगाया कि वह उसे वही जगह मिला था क्या बैठने के लिए, जिस पर नैना ने उसे जवाब दिया, अनहोनी जहाँ होना रहता है तो वह होकर ही रहता है, अनहोनी बताकर नहीं आता। तो मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, इसमें मेरी क्या गलती है? नैना का बेधड़क जवाब सुन रेहान चुप ही रहने में भलाई समझा, पर वह उसे सही सलामत देख अंदर ही अंदर खुश था। पर उसके चोट को देख उसने कहा, तुम्हें चोट लगा है, चलो हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी जख्म घाव बन जाएगा। जिस पर नैना ने उसे टोकते हुए कहा, ऐसे घाव से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे चोट तो मुझे बचपन से लगता आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तब तक उत्तम जी भी अंदर आ गए। उन्होंने भी उन दोनों की बातें सुनकर कहा, नैना बेटी, रेहान सर सही कह रहे हैं, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये थोड़ी सी जख्म नहीं है, बहुत है। बहुत देर तक उन दोनों का हाँ ना चलता रहा। आखिरकार नैना हार मानकर रेहान के साथ हॉस्पिटल चली गई। इधर मेंशन में मन्नत न चाहते हुए भी अपना नाइट ड्रेस नोट खोली। सिल्क साइटन नाइटी नीचे सरका दी। उसने उसके अंदर हॉट एंड सेक्सी सॉलिड बॉडीकॉन पहनी थी, जो 1 ही इंच पट्टी वाला था।
उसके गोरे बदन पर ब्राउन कलर नाइटी, वह नाइटी मन्नत के बॉडी से बिल्कुल चिपकी हुई थी, जो कि युग को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वहीं खड़ा युग, जो एक नज़र हटाने का नाम नहीं ले रहा था। 20 से 25 मिनट तक चेकअप करने के बाद डॉक्टर निहारिका ने कहा, मिस्टर बजाज, ये बिल्कुल ठीक है। मैं इन्हें अपने पास से मेडिसिन्स दे रही हूँ, आप इन्हें दे देना, और साथ में एक मलहम भी दे रही हूँ, लगे हुए जख्म पर लगा देना। इतना कहकर डॉक्टर निहारिका जाने के लिए उन्होंने अपना बॉक्स पैक किया और युग के तरफ देख कहा, अब आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं चलती हूँ। युग ने उन्हें कमरे से बाहर तक छोड़ने आया और शेरा को कॉल करके कहा कि उन्हें सही सलामत उनके घर छोड़कर आए। मन्नत बेड पर बैठे ही मलहम अपने बैक साइड पर लगा रही थी। उसे अच्छे से तो नहीं आ रहा था, फिर भी वह अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। तब तक युग कमरे का डोर बंद कर एकदम अंदर आ गया। मन्नत को स्ट्रगल करता देख कहा, तुमसे नहीं होगा, लाओ मैं कर देता हूँ। जिसे सुन मन्नत ने युग के तरफ देखी और जल्दी से अपने आप को नाइट ड्रेस से कवर करने लगी। बेड से उठ खड़ी हुई, वॉशरूम के तरफ कदम बढ़ाई जाने को और बिना ही युग के तरफ देखे बोली, नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। युग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ अपने तरफ खींच कहा, चोट तुम्हारे शरीर पर लगा है, कहीं दिमाग पर तो नहीं ना? चलो चुपचाप बेड पर बैठ जाओ, ऐसे बहुत से काम हैं जो तुम नहीं कर सकती। मन्नत जिद करते बोली, मैंने कहा ना मैं कर लूँगी, मतलब कर लूँगी, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकूँ, समझे? मन्नत का ये एटीट्यूड सुन युग अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। उसे भी शरारत सूझा। टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, अच्छा, इसका मतलब तुम सब काम कर सकती हो, पर तुम्हें देख ऐसा तो नहीं लगता तुम कुछ कर सकती हो। नेवर। मन्नत ने बच्चे की तरह आंखें टिमटिमाते हुए बोली, सब मतलब सब कर सकती हूँ। ओके, इसका मतलब सब कुछ कर सकती हो तुम। युग ने यह वर्ड बहुत ज़्यादा खींचते हुए कहा। मन्नत कुछ कहती कि युग वापस बोला, तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ है जो मैं तुमसे करवाऊँगा। मैं भी तो देखूँ तुम कितने पानी में हो, पर उससे पहले ये मलहम लगा दूँ। युग की धमकियाँ सुन मन्नत बेड पर बैठ गई और युग ने मन्नत का नाइटी नीचे सरका दिया और उसकी अपनी उंगली से उसके बालों को आगे के तरफ किया। जैसे उसकी नज़र उसके परफेक्ट फिगर पर गया, जो काफ़ी हद तक उभर के दिख रहा था। ऐसे करने से युग की उंगलियां मन्नत के शरीर पर टच हो रहा था। मन्नत अपनी आंखें कस के बंद कर ली। उसके हाथ इस वक्त बेडशीट पर कसते जा रहे थे। युग की छुअन से मन्नत अंदर ही अंदर सिहर उठी। तभी युग की नज़र मन्नत के नेक पर जा टिकी। वहाँ से होते हुए उसके क्लीवेज फिसलती जा रही थी, जो साफ साफ उभार दिखाई दे रहा था। ये सब देख युग की डिज़ायर अंदर ही अंदर जागने लगा। वह चाहकर भी अपनी नज़र फेर नहीं पा रहा था। यूं ही कमरे में शांति बना था। मन्नत को इतना शर्म आ रहा था युग से नज़र कैसे मिलाए, क्योंकि उसका बैक साइड युग के तरफ था। मलहम लगाने के बाद युग ने कहा, अब तुम आराम करो। युग की आवाज़ सुन मन्नत जल्दी से नाइटी ऊपर करने लगी। यह देख युग ने उसे टोकते हुए कहा, इसे झबेले को तुम क्यों पहन रही हो? इसे पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब इसमें दवा लग जाएगा। मन्नत अपने मन ही मन खुद को कोसने लगी। क्या इसे जरा भी शर्म वर्म नहीं है? मैं इस हॉट एंड सेक्सी ड्रेस में सोऊंगी, कहीं इसका इरादा तो नहीं मेरे साथ कुछ करने का? मन्नत बहुत कुछ सोचने लगी, पर उसका दिल गवाही देने लगा, नहीं नहीं नहीं, युग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसकी बीवी हूँ, पर इसने आज तक मुझे उस इंटेंशन से छुआ नहीं है। पर इसके जगह दूसरा कोई होता तो न जाने अब तक
युग मन्नत के बैक साइड पर मलहम लगा दिया था। वहीं मन्नत ने अपने पैरों और हाथों में पहले से ही लगा लिए थे। उसके बाद युग हाथ वॉश करने वॉशरूम में चला गया और इधर मन्नत जल्दी से पेट के बल लेट गई और साथ ही साथ में ब्लैंकेट से अपनी बॉडी को आधा कवर कर ली। युग वॉशरूम से बाहर आने के बाद मन्नत के पास में लेट गया। युग के आंखों में अभी तक नींद नहीं था। उसे आज वाले हादसे से उसके दिमाग पर काफ़ी गहरा असर पड़ा था। न चाहते हुए भी उसी के बारे में सोचे जा रहा था। देर रात मन्नत गहरी नींद में सो गई थी। कमरे का लाइट ऑन ही था, जो कि युग को नींद आना मुश्किल है। दवाई की वजह से मन्नत गहरी नींद में सो चुकी थी। युग उठकर मन्नत के तरफ बढ़ा। उसे चेक करना था मन्नत सो गई कि नहीं। जब उसकी सांसें युग के कानों में पड़ा तो उसे यकीन हो गया मन्नत गहरी नींद में सो चुकी है। युग उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए फुसफुसाया, आज मैं बहुत डर गया था तुम्हें खोने से। ऐसा लग रहा था कहीं तुम्हें खो दिया हूँ। युग यूं ही उसके चेहरे को थोड़ी देर तक निहारता रहा, फिर उसके माथे पर किस करके मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। युग अपना हाथ उसके कमर में डाल उसे अपने करीब कर लेता है। उसका सिर अपने चेस्ट पर रख दोनों हाथों से उसके कमर को जकड़ लिया। ऐसे पकड़ा था जैसे कहीं भाग जाएगी। सुबह के 6 बजे दोनों ही बेफिक्र होकर सोए थे। युग ने मन्नत को पूरी तरह जकड़ के सोया था, जिस वजह से मन्नत करवट नहीं ले पा रही थी और वह करवट लेने के लिए कोशिश कर रही थी पर नहीं कर पाई। वह कहराते धीरे धीरे अपनी आंखें खोली पर जैसे उसे महसूस हुआ कि वह युग से लिपट कर सोई है, तो उसने अपने आप को छुड़ाने की स्ट्रगल करने लगी। वह कोशिश ही की थी कि तुरंत अपने आप को स्टॉप कर दी और अपना सिर ऊपर उठाकर युग को घूर घूर कर देखने लगी। कुछ देर तक यूं ही उसे ऐसे देखती रही। उसके नाक नक्शा, उसकी बॉडी, उसके कपड़े, उसकी स्टाइल और मन्नत मन ही मन खुद से बोली, ये 24 घंटे इसी तरह हैंडसम कैसे दिख सकता है। तभी मन्नत की नज़र युग के फिंगर पर गया, जो इतना साफ सुथरा नेल्स उसके दिख रहे थे। और साथ में मन्नत ने अपने राइट हैंड के नेल्स देखे, जो रात को सब्जी खाए थे उसकी वजह से नेल्स पीले पीले पड़ गया था। मन्नत यूं ही युग को निहारते निहारते उसके चेस्ट पर अपना हाथ रख बिना उससे अलग हुए ही सो गई। और थोड़ी देर में युग की आँख खुली और वे मन्नत को साइड में लेटा उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। बेड से खुद उठकर वर्कआउट के लिए चला गया। करीब 9 बजे डाइनिंग टेबल पर सभी लोग मौजूद हो गए थे। युग और राहुल प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और सब का ब्रेकफास्ट होने के बाद युग ने सभी के तरफ देख अनाउंसमेंट किया, मैं जो मलेशिया के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा बिजी था। वह पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया है, जिस वजह से मलेशिया टीम और हमारी इंडस्ट्री 2 दिन बाद संडे के दिन पार्टी रखी हुई है। इसमें सभी के फैमिली इनवाइट किए गए हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी फैमिली तैयारियां कर लीजिए। इस पार्टी में हमारी पूरी फैमिली जाएगी। इतना सुन काव्या चेयर से उठ खड़ी हुई और मटकते हुए तेज आवाज़ में बोली, ओ रियली भाई, ये तो आपने सुबह सुबह बहुत अच्छा न्यूज़ दिया है। इस पार्टी में ज़्यादातर फॉरेन के लोग ही रहेंगे ना। काव्या का इतना कहना कि राहुल उसे आईब्रो चढ़ाते हुए उसे देखने लगा। यहाँ तक कि सभी ने राहुल को नोटिस कर लिया था। काव्या ने भी अपने चोर नज़रों से देख लिया कि राहुल उसे ही घूर के देख रहा है। फिर उसने अपने कमर पर दोनों हाथ रख इधर उधर देखते हुए हवा में बोली, यार मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, ये मेरी छोटी छोटी 2 आंखें इंडियन लोगों को देख देख कर थक गई है। अब थोड़ा फॉरेन लोगों को भी देख ले। काव्या इतना बोल धीरे से चेयर पर बैठ अपने प्लेट में चम्मच घुमाने लगी। वहीं युग टिश्यू पेपर से अपने होठों को साफ करते हुए चेयर से उठते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो? मेरा मतलब हद से ज़्यादा।
काव्या ने अपना दांत दिखाते हुए बोली, भाई आपसे तो ज़्यादा अच्छे मेरे हस्बैंड हैं। देखो कभी मुझे किसी चीज़ के में रोक टोक नहीं लगाते, है ना राहुल? जिस पर राहुल ने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं लगाता हूँ? क्या तुमने कभी जानने की कोशिश किया है? जिस पर काव्या ने शक भरी नज़रों से राहुल को देखते हुए बोली, मतलब कहना क्या चाहते हो? मुझे समझा नहीं, साफ साफ समझाओगे? राहुल ने जानबूझकर अपनी बातें अधूरी ही छोड़ दिया ताकि काव्या दिन भर उससे इसी सवाल का जवाब जानने के लिए बार बार उसके आगे पीछे घूमती रहे, क्योंकि राहुल उसे अच्छी तरह से जानता है। अगर उसके सवालों का जवाब नहीं दिया तो वह दिन रात परेशान होती रहेगी। राहुल चेयर से उठ खड़ा हुआ। सभी लोग एक एक करके उठकर चले गए। वहीं काव्या सोच में पड़ गई। आखिर राहुल ने ऐसा क्यों कहा? आखिर वह कहना क्या चाह रहा था? मुझे जानना ही होगा उसके कहने का असली मतलब क्या था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिस्टर, इस स्टोरी को लाइक और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज रॉन्ग नंबर का एपिसोड नहीं मिलेगा। कोशिश करूँगी कल संडे है तो कल रॉन्ग नंबर का 2 एपिसोड दे सकूँ। तो आज के लिए तो सॉरी।